प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी। इस रिवीजन सीरीज में अभी फिलहाल आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इनका लास्ट टाइम का रिवीजन करा रहा हूं। इस रिवीजन के साथ साथ लगभग इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आने वाले जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, हमारा प्रयास है कि वो इस सेशन में आपके पूरे सर्वे और बजट का पूरा तैयारी हो जाए। तो इसके लिए आइए पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बेसिकली एक बजट का इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट है, जो कि हमारा पॉलिटिकल पार्ट है, कि केंद्रीय बजट के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। मतलब राष्ट्रपति अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, राष्ट्रपति कोई अगर संस्तुति नहीं देते हैं, तो उसके बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। ठीक है। सेकंड, कि भारत की संचित निधि से कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है। कि संचित निधि से अगर कोई पैसा निकालना है तो जो विधि कहती है उसी विधि के अनुसार ही पैसा निकाला जा सकता है, और किसी तरीके से कोई पैसा संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। तीसरा है कि कर लगाने वाला कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, और ऐसा विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। मतलब कि कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, और साथ ही इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है, तभी संसद में पेश किया जाएगा। अब ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। चलिए जल्दी जल्दी सही आंसर आप लोग सोच लीजिए। आप लोगों ने तो पूरा पढ़ ही लिया होगा, लक्ष्मीकांत खूब रटा होगा आप लोगों ने। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो कि भारत के संविधान में बजट के बारे में जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर कितने में है? 112 में। ठीक है। बजट के संबंध में जो प्रावधान है वो कहते हैं कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसी वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। मतलब कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो आय और व्यय का विवरण है वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। ठीक है। मतलब बजट का पूरा वहां पर दोनों सदनों के समक्ष बजट रखवाया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। अब ये संविधान प्रावधान करता है कि अगर कोई भी अनुदान की मांग का मतलब है कि कोई भी केंद्रीय मंत्रालय है वह अपने खर्चों के लिए सरकार से डिमांड करता है कि हमें इस साल में हमें इतना खर्च चाहिए, उसके लिए पैसे दो, तो वो पैसे देने के लिए पूर्व क्या करना होगा? उसे राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी। ठीक है। ये प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, इनको ध्यान से रखिएगा। कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। मतलब कि भारत की संचित निधि बहुत बड़ी है, और उस संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना है तो जो बजट पारित हुआ है या जो विधि कहती है उसी विधि के अनुसार ही पैसा निकाला जाएगा। और सरकार चाहते हुए भी, अगर सरकार चाहे कि अपनी मर्जी से पैसा निकाले तो नहीं निकाल सकती। जो विधिक प्रावधान है उन्हीं विधिक प्रावधानों के अनुसार ही आप पैसा निकाल सकते। ठीक है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि प्रश्न यहां से बनने की संभावना ज्यादा है, ये थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है, थोड़ा फंसा सकता है आपको। कैसे फंसा सकता है? कि कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है वह या तो वित्त विधेयक होता है या धन विधेयक। तो कर लगाने वाला कोई भी विधेयक, चाहे वो धन विधेयक और वित्त विधेयक हो, उसके बारे में प्रावधान है कि अगर संसद या सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे क्या करना होगा?
कि उस विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आपको पहले भारत में टैक्स लगाना है, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना होगा, तो पहले उसका पूरा फाइल आपको राष्ट्रपति के पास भेजना होगा कि राष्ट्रपति महोदय, हम भारत में एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इसको अगर अनुमति दे दे तो हम इस प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने अगर वो प्रस्ताव दे दिया, सहमति दे दी, तो फिर उस फाइल को लेकर के कार्यपालिका पार्लियामेंट में जाएगी विधायिका के समक्ष, फिर विधायिका उस पर चर्चा करेगी। और यह ध्यान रखना है कि और ऐसा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। मतलब कि कर लगाने संबंधी या सिर्फ कर नहीं, कोई भी वित्त विधेयक, वित्त से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक पहली बार राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, उसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है। जैसे धन विधेयक भी क्या है, धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक है, तो धन विधेयक को भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कोई भी कर लगाने वाला विधेयक है जो कि वित्त विधेयक है, वह कहां पेश किया जाएगा, लोकसभा में। बाद में उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, जब लोकसभा उस पर चर्चा कर लेती है तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन ऐसे विधेयक जो कि फाइनेंस से जुड़े होते हैं, इनको सीधे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया। इतनी जानकारी हो गई आपको। अब आइए प्रश्न पर। तो इसका मतलब है कि अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना सही है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विधि का अनुमोदन चाहिए, सही है। यहां की कर लगाने वाला कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता, यहां तक सही है। लेकिन आगे कहता है कि ऐसा विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। यहां पर आकर के यह स्टेटमेंट गलत होता है। दोनों सदनों में नहीं, कर लगाने वाला कोई भी विधेयक अगर प्रस्तुत किया जाता है तो वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ए सही। चीजें क्लियर हैं? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2022। देखिए, ये ई वेस्ट प्रबंधन नियम इकोनॉमिक सर्वे में इसको बड़े व्यापक तरीके से बताया गया है कि कैसे यह भारत के ई कचरे का समाधान करने में काफी कार्यकुशल हो सकता है। तो भाई ई वेस्ट चूंकि चर्चा में भी है और आगे भी लगातार चर्चा में बना रहेगा, तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। पहला है कि इसके पहले के नियमों के विपरीत वर्तमान में निर्माता, रिसाइकलर या रिफर्बिशर, ये जो भी हैं, ये सभी हितधारकों के पंजीकरण का प्रावधान है। मतलब अगर आप ई वेस्ट के निर्माता हैं, उसके प्रोड्यूसर हैं, या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या फिर आप रिटेलर हैं, इन सब को क्या करना है, आपको अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, यदि कोई उत्पाद ई कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करता है तो निर्माता को बाजार से सभी नमूने वापस लेने होंगे। मतलब कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और वह प्रोडक्ट अगर जो भारत सरकार का ई कचरा प्रबंधन नियम है उस प्रबंधन नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपने मार्केट में जितने उस प्रोडक्ट को बेचा होगा उन सभी प्रोडक्ट को आपको वापस लेना होगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है। तीसरा, निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले ई कचरे को एकत्र करना और उसके पुनर्चक्रण या निपटान को सुनिश्चित करना निर्माता की जिम्मेदारी है। जैसे कि यह बेकार बैटरी, पैकेजिंग, प्लास्टिक और रेडियो सक्रिय कचरे पर भी लागू होता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आपने कोई ई वेस्ट बनाया है तो उसके लिए आपको ई कचरा, जब वो ई वेस्ट ई कचरा हो जाएगा, जब आपने किसी कंपनी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच दिया, उसको बेचने के बाद ग्राहक ने उसको यूज किया 1 साल 2 साल, उसके बाद वो जब वेस्ट बन गया तो उसको फेंक दिया। तो फेंकने के समय यह कंपनी का दायित्व होगा कि वह उस ई कचरे को एकत्र करे, उसको फिर से रिसाइकल करे या फिर उसको कहीं बढ़िया जगह पर सेटल करा दे, कहीं सही जगह पर उसको रख दे। और यह भी ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ जो बेकार बैटरी होती है, ठीक है, या फिर प्लास्टिक, जो कि पैकेज वाला प्लास्टिक आता है, जैसे आप लोग बाजार में जो खरीदते हैं, कोई भी खाने वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्लास्टिक में पैक होता है, तो उस पैकेट के बारे में भी बात की जा रही है कि पैकेजिंग प्लास्टिक और रेडियो सक्रिय कचरा, मतलब रेडियो एक्टिव अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका भी कचरा का निपटान करने का दायित्व किस पर होगा, प्रोड्यूसर पर होगा, उसको बनाने वाली कंपनी पर होगा। ऐसा स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है। ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है?
आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए अब देखिए, ई वेस्ट प्रबंधन नियम, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे बहुत अधिक संभावना लगती है यहां से प्रश्न आने की। इस बार बहुत अधिक संभावना है। अब हाल ही में सरकार ने ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 को इंट्रोड्यूस किया था और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हो गया। ध्यान ये रखना है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ई अपशिष्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, इनके निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, नवीकरण, विखंडन, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण, इनमें सब में जितने भी लोग शामिल हैं या जितनी भी इकाइयां हैं, इन सब पर यह नियम लागू होगा। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यह कहता है कि खतरनाक पदार्थों में कमी के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए बाजार में रखे गए बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की ऐच्छिक नमूनाकरण करेगा। वो कह रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचा और आप उसको प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, तो हम बाजार में उसको निगरानी करते रहेंगे कि आप सही तरीके से उसका प्रबंधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उत्पाद ई कचरा बनता है तो निर्माता को ई कचरा प्रबंधन नियम का पालन नहीं करता है, तो निर्माता को बाजार से जितने भी बाजार में उन्होंने उस प्रोडक्ट को बेचा है, वो सारे प्रोडक्ट क्या करने होंगे, वापस लेने होंगे। साथ ही अगर ई कचरा बनता है कोई प्रोडक्ट, तो जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाई थी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बनाई थी, उसको ई कचरा होने के बाद उस ई कचरे को एकत्र करना, उसका पुनर्चक्रण और निपटान करने का दायित्व भी उसी कंपनी को होगा जिसने उस ई कचरा को बनाया है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, और बेसिकली ये भी ध्यान रखिए कि जो अपवाद होते हैं वही से क्वेश्चन बनते हैं, और अपवाद ही आपको गलत भी होते हैं। जैसे अपवाद क्या है कि जो बैटरी है, पैकेजिंग प्लास्टिक है, सूक्ष्म उद्योग है या रेडियो सक्रिय कचरा है, इन पर यह ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 लागू नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, अगर आप लोग बाहर घूमते होंगे रोड पे, तो आप जो चिप्स खाते होंगे उसका प्लास्टिक ऐसे ही फेंक देते होंगे और आपको काफी दिनों तक ऐसे ही रोड पर दिखता रहा होगा। कोई कंपनी उसकी दायित्व नहीं लेती है। साथ ही अगर कोई बैटरी है, जैसे गाड़ियों की जो बैटरी होती है, उस बैटरी को भी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उस बैटरी को बनाने वाली कंपनी पर नहीं होती। तो ये सब जो अपवाद हैं, ये अपशिष्ट बैटरी, पैकेजिंग प्लास्टिक, मध्यम जो छोटे उद्योग होते हैं, ऐसा उद्योग जो कि काफी छोटा है, वह अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसके प्रोडक्ट को वापस उसे रिसाइकल करने की जिम्मेदारी उस छोटे उद्योग पर नहीं होगी। बड़े उद्योगों पर लागू है, छोटे उद्योगों पर नहीं है। और जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है, इस पर भी यह प्रावधान लागू नहीं है। अब यहां देखिए, अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा होता तो पढ़ते ही तुरंत इसका आंसर खोज लेता, क्योंकि पहले और दूसरे में उसे हो सकता है समझ नहीं आया, लेकिन तीसरा में जैसे ही पढ़ेगा कि जो ई प्लास्टिक नियम है यह किस पर लागू होता है, यहां नाम दे दिया, फैक्ट दे दिया कि बेकार बैटरी पर, पैकेजिंग प्लास्टिक पर, रेडियो सक्रिय कचरे पर, ये हार्डकोर फैक्ट हो गए कि इन पर लागू होता ही है। जैसे ही हार्डकोर फैक्ट दिखेगा, स्मार्ट स्टूडेंट तुरंत इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा कि ना यहां तो कुछ गलती जरूर है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में आप सभी चीजों को जानेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सही जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले और दूसरे स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें ये सारे प्रोडक्ट यहां से गलत है। तो तीसरा गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप लोग आंसर कर पाएंगे, बिल्कुल। चलिए, इसको भी अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, बजट में शामिल व्यय का अनुमान भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को अलग अलग दर्शाते। सेकंड, कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को संसद के मतदान के लिए नहीं रखा जाता। हालांकि इस पर संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब आपको याद का क्या करना है, पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों से चर्चा करी है कि जो भारत की संचित निधि होती है, ठीक है, उसमें फंड 2 तरीके से निकलते हैं। पहला, कि संचित निधि से किए जाने वाला व्यय,
ये मैंने चर्चा करी है, आप लोगों को पता भी होगा। संचित निधि है, संचित निधि से फंड दो तरीके से निकलते हैं। पहला, संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, किया जाने वाला व्यय, और दूसरा होता है संचित निधि पर भारित व्यय। और मैंने बताया था कि जो किया जाने वाला व्यय है इसका मतलब है कि बजट, ठीक है। सरकार बजट बना करके जो संचित निधि से पैसा निकालती है उसे कहते हैं संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। और भारित व्यय का मतलब क्या होता है? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन और पेंशन। वेतन और पेंशन मतलब जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन होता है, ये सब जो चीजें हैं ये क्या है? ये भारित व्यय कहलाती है। भारित व्यय का मतलब कि यह तो संविधान ने कह रखा है कि ये जो व्यय है यह हमारे संचित निधि पर भारित है, भार है, इसको नहीं हटाया जा सकता है। इसको करने के बाद अगर संचित निधि में पैसा बचा तब वो पैसा इधर आएगा, ठीक है। तो हमारे संचित निधि को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। अब प्रश्न पर आते हैं कि भारत में सन्निहित व्यय का अनुमान भारत संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किए गए व्यय, इसको अलग अलग दर्शाता है। तो बजट में ऐसा प्रावधान किया ही जाता है, ठीक है। बजट में स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये व्यय जो है ये संचित निधि पर भारित है और यह संचित निधि से किए जाने वाले। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। सेकंड, संचित निधि पर भारित व्यय, भारित व्यय का मतलब हमने आपको बता दिया कि जो राष्ट्रपति का वेतन है, उपराष्ट्रपति का वेतन है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है उनका जो वेतन है, इस पर क्या होती है? इस पर मतदान नहीं होता है। मतदान किस पर होता है? बजट पर, ठीक है। बजट पर चर्चा होती है। इन पर चर्चा हो सकती है संचित निधि पर भारित व्यय पर, लेकिन इस पर मतदान नहीं होता है, गैर मतदान योग्य होते हैं और सदन में मतदान के लिए नहीं रखा जाता है। हालांकि इस पर संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है कि राष्ट्रपति का वेतन कम है कि ज्यादा है, लेकिन वोटिंग नहीं होगी, वोट नहीं दिए जाएंगे उस पर, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। और हो सकता है कि सीधे सीधे एकदम एग्जैक्टली यही रिपीट कर लिया जाए एग्जाम में, तो इसीलिए ऐसे प्रावधानों को खूब बढ़िया से तैयार रखें। बजट से जुड़े हुए ऐसे जो प्रावधान है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से मैं तैयार कराने में शायद सफल हूं। अगर आप लोग लगातार इसके दर्शक हैं तो मुझे तो इस बात को लेकर के आश्वस्त हूं मैं कि आपको उतना तैयार करा दिया गया है कि अगर आपने जितना यहां सीखा है सिर्फ उतना ही एग्जाम हॉल में आप अपने नॉलेज का प्रयोग कर पाए तो प्रीलिम्स 100 में से 42-43 क्वेश्चन सही कर लेना बहुत मुश्किल नहीं है। और ऐसा मैंने बार बार किया है, इसीलिए मुझे पता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। देखिए भाई, ये कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई है। अब देखिए, इस बजट में कृषि के लिए एक क्या किया गया है कि एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ये इस बार के लिए ये योजना इस बार के बजट में इंट्रोड्यूस की गई। अब इसके बारे में क्या है भाई? यह एक ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में काम करेगा जो एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप के लिए विकास का समर्थन। यह ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है वैसा कोई भी प्लेटफॉर्म जिस पर किसी भी व्यक्ति को जाने और वहां से वापस आने की अनुमति होती है, मतलब वहां पर कोई पाबंदी नहीं होती। अब कोई भी, जैसे ये अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट बना सकता है, कोई भी अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है, कोई भी यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम है इस पर घूम सकता है, सर्च कर सकता है, देख सकता है। इसे कहते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो कह रहे हैं कि यह एक ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक गुड होगा और यहाँ पर एग्रीटेक का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है या ऐसे कोई प्रयास हैं, एग्रीटेक उद्योग जो कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उद्योग हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टार्टअप्स हैं, इनके विकास को बढ़ावा देगा। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, यह फसल योजना के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं के माध्यम से
समावेशी किसान केंद्रित समाधान सक्षम करेगा और कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक पहुंचने में सुधार करने में मदद करेगा। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, अगर आप लोगों ने बजट पढ़ा होगा तब तो ये जानते ही होंगे, लेकिन बजट नहीं पढ़ा होगा तो भी आज इसको बहुत अच्छे से जान जाएंगे। और ये चूंकि इस बार के बजट में ये नया एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये तो चर्चा ग्रहण ही है, तो ये यूपीएससी की भी नजर इस पर रहेगी। चलिए, अब आपके दोनों ऑप्शन आपके सामने आ गए, आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो बजट 2023 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसी समय वित्त मंत्री ने कहा था कि कृषि क्षेत्र के लिए क्या करेगा, डिजिटल बुनियादी ढांचा। इसको क्या, और उद्देश्य क्या है कि फसल योजना को और ज्यादा प्रासंगिक बनाना, किसानों के पास उचित सूचनाओं को, समय पर सूचनाओं को पहुंचाना, साथ ही समावेशी किसान केंद्रित समाधान अर्थात किसानों की जो समस्याएं हैं उसके समाधान को ढूंढना, और कृषि इनपुट, ऋण और बीमा, मतलब किसानों की जो खेत में लागत होती है उन्हें ऋण दिलाना या बीमा संबंधी जानकारियां, और उसके संबंध में किसानों को ऋण देने तक या ऋण तक पहुंच सुनिश्चित कराने का प्रयास करें। तो यह ध्यान रखना है कि किसानों को पहले क्या होता था कि बैंक के पास जाओ, बैंक में नाक रगड़ो, मैनेजर ने कैसा बिहेव किया, क्या किया, बैंकों को बैंक लोन प्रॉपर टाइम पर नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके के किसान का समस्याएं होती थी। लेकिन यह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ओपन है, खुला है, कोई भी किसान अपना रजिस्ट्रेशन करे, उसको अगर लोन लेना है तो लोन वाले सेक्शन में चला जाए, वहां जाकर के अप्लाई कर दे, वो खुद ही एप्लीकेशन इसकी वैलिडिटी चेक करेगा और उसके बाद वो एप्लीकेशन ही रिकमेंड करेगा कि आप यहां से इस बैंक से जाकर के लोन ले लीजिए। तो इसीलिए सरकार ऐसा करने में इस प्रोग्राम को लेकर के आई थी। यह फसल का आकलन करेगा, बाजार में क्या फसल के बारे में सूचना चल रही है उसकी भी जानकारी देगा, फसल का रेट क्या चल रहा है ये भी बताएगा, साथ ही जो उद्योग है, स्टार्टअप है, इनको भी प्रमोट करने के लिए यह काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, यह प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया गया तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। देखिए, गलती कर कहां सकते हैं, गलती के लिए बहुत ही छोटी छोटी से पॉइंट्स हैं जहां पर कि आप लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, पहला गलती हो सकता है ओपन सोर्स। अब वो ओपन सोर्स के स्थान पर कोई दूसरा शब्द दे देगा, यह सिर्फ किसानों के लिए है, यहां पर सिर्फ किसान ही अपना अकाउंट बना सकते हैं, यह ओपन सोर्स नहीं है, तो यह ओपन सोर्स यहां पर आपको गलत करा सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को गलत कराने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर लें, क्योंकि यह है क्या, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, तो सब कुछ किसानों से जुड़े हुए सारी समस्याएं, सारी एक बड़ा टर्म हो गया, लेकिन मैक्सिमम समस्याओं को कवर करेगा। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग अगर आप नहीं करेंगे तो इस प्रश्न को आसानी से सही कर लेंगे। सिर्फ ओपन सोर्स वाला जो पॉइंट है यही एक गलत करा सकता है आपसे, तो यहां थोड़ा सावधानी बरतेंगे, आपका आंसर सही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विनिवेश का क्या महत्व है। अब चूंकि भाई सरकारें लगातार वर्ष 2017 के बाद से हमारा जो विनिवेश है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सरकारी कंपनियों का निजीकरण बड़ी तेजी से किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में विनिवेश का हमारे लिए क्या महत्व है। विनिवेश शब्द को तो पहले जान लीजिए, विनिवेश का मतलब क्या होता है, एक होता है निवेश, निवेश मतलब पैसा लगाना, और विनिवेश, विनिवेश का मतलब है लगा हुआ पैसा निकालना। मतलब अगर सरकार किसी भी सरकारी कंपनी से अपने शेयर को बेच करके और अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है तो उसे कहा जाएगा विनिवेश। ये क्लियर है। अब पूछा जा रहा है कि विनिवेश का महत्व क्या है। यह बढ़ते राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में मदद कर सकता है। सेकेंड, यह विभिन्न बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। तीसरा, यह व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश परिदृश्य को बढ़ाता है। चौथा, सरकारी कर्ज उतारने के लिए, कह रहा है कि ऊपर दिए गए में से कौन सा गलत है। अब ये गलत और सही वाले पर भी बड़ा एक्टिव रहना है, कहीं गलती से गलत और गलत को सही नहीं पढ़ लेने का,
क्योंकि वहां पे अगर ऐसा गलती कर गए, एक दो क्वेश्चन में गलती कर गए तो बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शंस है। अब आप लोग इसका आंसर, 4 ऑप्शंस का आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले तो कि विनिवेश नीति का लक्ष्य क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारी विनिवेश नीति की शुरुआत 1991 से हुई थी, लेकिन एक गति इसको मिली जब हमने बाद में एक FRBM एक्ट इंट्रोड्यूस किया 2003, ठीक है। और वहां से फिर हमने बजट को मैनेज करने और बजट की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। तो बजट में समस्याएं क्या थी कि हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ होता था, राजस्व घाटा बढ़ा हुआ होता था, हमारा व्यय बढ़ा हुआ होता था, ठीक है, चालू खाता घाटा बढ़ा हुआ होता था। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, सरकारी कंपनियों में घाटा था तो उसको कंट्रोल करने के लिए विनिवेश नीति को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर बाद में एक संस्था बनाई गई, एक विभाग बनाया गया, ठीक है, और दीपम उस विभाग को गया और उसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया। और दीपम विभाग का उद्देश्य क्या था कि जो भी हमारी सरकारी कंपनी है उसका डिसइन्वेस्टमेंट करने के, और उस डिसइन्वेस्टमेंट से जो आय आती है वह उस फंड में इकट्ठा किया गया। तो अब यहां पर है कि विनिवेश नीति के लक्ष्य क्या है, तो बीमार घाटे में चल रही पीएसयू मतलब सरकारी कंपनियों, इनके वित्तीय बोझ को कम करना पहला उद्देश्य। कि जो सरकार की कंपनियां है अगर वो घाटे में है, बीमार चल रही है, तो उनको उन पर जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है सरकार का उसको कम करना। दूसरा, सार्वजनिक वित्त को बेहतर बनाने में मदद करना। सार्वजनिक वित्त मतलब सरकारी पैसे को और सुधार करना। तीसरा, उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन का परिचय देना। अब जो सरकारी कंपनियां थी वो किसी से कंपीट ही नहीं करती थी, क्योंकि उसमें जो लोग काम कर रहे होते थे उनमें कंपटीशन की भावना ही नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, चाहे कंपनी घाटे में जाए या काम करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर कंपनी के शेयर को सरकार बेच दी और वहां पर निजी लोगों को उसका मालिकाना हक मिल गया कंपनी का, तो अब उस कंपनी का प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो एक्टिवेट हो गई, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपीट करेगी। तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और बाजार अनुशासन, ठीक है। विभिन्न सामाजिक क्षेत्र कल्याण पहलों के वित्त पोषण में सहायता। अब सरकार को लगता है कि हमारे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन देश में सामाजिक कल्याण योजना तो चलाना है, जन कल्याण तो करना ही है। तो ऐसे में सरकार ने जब विनिवेश किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो उससे सरकार को बहुत बड़ी राशि मिली। तो इससे वह सरकार क्या कर पाई, जन कल्याण के लिए पैसा जुटा पाई। फिर स्वामित्व के व्यापक हिस्से को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वामित्व के व्यापक हिस्से का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको सरकारी कंपनियों में मालिकाना हक दिया जाना, ठीक है। और अगला है कि गैर आवश्यक सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करें। अब देखिए, सरकार कंपनी चला रही है, सरकार कंपनी चलाने के लिए थोड़े, सरकार का उद्देश्य क्या है, शासन व्यवस्था का संचालन, विदेश नीति का संचालन, मुद्रा व्यवस्था का संचालन, जन कल्याण। अब सरकार इन सब को छोड़ करके और कंपनी चलाने पर ध्यान दे रही है, तो ये सरकार का उद्देश्य नहीं है। तो ये क्या है, ये गैर आवश्यक सेवा है, सरकार के लिए आवश्यक नहीं। तो सरकार ऐसे गैर आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके, क्योंकि इनमें क्या होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सरकारी कंपनी घाटे में क्यों जाती है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो उसके हेड बने बैठते हैं, उनमें योग्यता होती नहीं है। अपने राजनीतिक दलों के लोगों को संतुष्ट करने के लिए सरकार के लोग उनको बड़े बड़े पदों पर बिठा देते हैं। तो उनको राजनीतिक हस्तक्षेप से कम करने के लिए भी ये विनिवेश नीति इंट्रोड्यूस की, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पर कि भाई विनिवेश नीति का क्या महत्व है, तो राजकोषीय घाटा वित्त पोषण में मदद करेगा, सही है। बुनियादी ढांचा विकास के लिए पैसा आएगा, सही है। व्यय को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में निवेश के परिदृश्य में सुधार होगा, ये भी सही है। सरकारी कर्ज में कमी आएगी, ये भी सही है, क्योंकि पैसा आएगा तो सरकारी कर्ज में कमी आएगी, ठीक है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही है, जिसका मतलब गलत कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चीजें क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता वही है, ये सब आप देख सकते हैं जो हमने चर्चा की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि CE20 क्रायोजेनिक इंजन, भाई CE20 क्रायोजेनिक इंजन चर्चा में है, चर्चा में है। आपने कितना पढ़ा है ये भी हमें पता ही है कि आपने CE20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में खूब पढ़ा होगा। चलिए खैर, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो अब तैयार हो जाएगा। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस सेंटर ने इस इंजन को डेवलप किया, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, यह चंद्रयान 3 मिशन के लिए
LVM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। मतलब यह प्रक्षेपण यान है, इसका जो ऊपरी चरण है उसमें ऊर्जा के तौर पर किसको यूज किया जाएगा? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को यूज किया जाएगा। ठीक है। तीसरा, यह गैस जनरेटर चक्र की सुविधा देने वाला पहला भारतीय क्रायोजेनिक इंजन है। गैस जनरेटर चक्र की सुविधा देने वाला पहला भारतीय क्रायोजेनिक इंजन है। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट है, कह रहा है ऊपर दिए दोनों से कौन सा गलत है। आप लोग आंसर कीजिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर कर पाएंगे, देखते हैं। आंसर आ रहा था? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए भाई, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है क्या? तो इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का इसका परीक्षण किया। ठीक है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया किसके लिए? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। अब प्रश्न गलत कहां हो सकता है? इसरो ने परीक्षण किया और हाल ही में इसरो का प्रोग्राम कौन सा होना है? लॉन्च होना है गगनयान। अब क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में क्या चलेगा कि यहां चंद्रयान है, चंद्रयान 3 है, इसको रिप्लेस करके क्या कर दो, यहां पर गगनयान लगा दो। ठीक है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, प्रोग्राम का नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ठीक है, इसे इसरो की सहायक कंपनी कौन है? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। मतलब कि यह इसरो की ही एक एडिशनल कंपनी है, इसरो की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। नाम क्या है? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। और यह सेंटर बना रही है और डिजाइन कर रही है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को इसने बनाया है, इस कंपनी ने। यह चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM प्रक्षेपण यान, एक तो प्रक्षेपण यान होता है, इसमें क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का मतलब होता है जो प्रक्षेपण यान होता है, उस प्रक्षेपण यान में ईंधन के चरण होते हैं, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण। जो क्रायोजेनिक इंजन वाला सिस्टम होता है उसमें बेसिकली ईंधन के 3 चरण होते हैं। ठीक है, तो पहले में लिक्विड प्रोपल्सन ईंधन यूज किया जाता है, दूसरे में मतलब पहले में द्रवीकृत ईंधन यूज किया जाता है, दूसरे में ठोस ईंधन यूज किया जाता है, और जो तीसरा वाला ऊपर वाला सबसे जो चेंबर होता है उसमें क्या यूज किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तीसरे में क्रायोजेनिक यूज किया जाता है। तो ये 3 चरण जो है, तो इसका जो सबसे ऊपरी चरण है उसमें चंद्रयान क्या है कि सबसे ऊपरी चरण की को शक्ति प्रदान करने के लिए इसको डेवलप किया गया। यह भारत का पहला, ये ध्यान रखना है, भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें कि गैस जनरेटर सिस्टम है। गैस जनरेटर सिस्टम वाला यह भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है, तो ये याद कर लेना है। और यह दुनिया में सबसे शक्तिशाली अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजनों में से एक है। इतना शक्तिशाली है कि यह क्या कर सकता है? निर्वात में भी इतने किलो केन का जोर विकसित करता है, मतलब थ्रस्ट दे सकता है, धक्का दे सकता है। जहां एकदम निर्वात है वहां भी इतना पावर का वो धक्का दे देगा, और जो हमारा रॉकेट है या जो हमारा सिस्टम है वो अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ चीजें जो सिर्फ जाननी है, पहला कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है किसके लिए है? इसरो ने इसको लॉन्च किया है। किस लॉन्च के लिए? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। किस कंपनी ने लॉन्च किया है? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने। संभावना है कि ये नाम कम ही पूछा जाएगा, इसरो ने इसको लॉन्च किया, मिशन का नाम पूछा जाएगा। और प्रक्षेपण यान कौन सा होगा ये जरूर पूछा जाएगा कि जो हमारा चंद्रयान मिशन जाएगा वो किस प्रक्षेपण यान से जाएगा? तो LVM-3 प्रक्षेपण यान से जाएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसलिए भारत का ऐसा पहला क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें कि गैस जनरेटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इतना ही प्रश्न हो सकता है कि यूपीएससी आपसे पूछे, तो इतनी जानकारी अगर आपको पता होगी तो आप प्रश्न का उत्तर आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब प्रश्न देख लेते हैं। तो ये तो क्लियर ही हो गया कि यह इसी कंपनी ने डेवलप किया है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए ही इसको डेवलप किया गया है, और भारत का पहला गैस जनरेटर चक्र की सुविधा देने वाला क्रायोजेनिक इंजन है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई गलत। अब CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपको जानकारी पूर्ण हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे का पहला ही चैप्टर है और उसमें वैश्विक चुनौतियों के साथ साथ भारत के संदर्भ में भारत को कौन कौन सी वैश्विक चुनौतियों से झेलना है, इसमें चर्चा की गई थी। तो इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर कहता है कि वर्तमान में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नीतिगत दरों में वृद्धि की है और यह भारत के लिए एक चुनौती बन गया है। अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने नीतिगत दरों में वृद्धि की है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का मतलब अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का आरबीआई है वैसे ही अमेरिका का फेडरल रिजर्व है। तो अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट में वृद्धि करता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है, उसके विपरीत यह अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, यह अपने इंटरेस्ट रेट में वृद्धि कर रहा है, अपने ब्याज दरों में, नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। तो ऐसे में विश्व और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के संदर्भ में ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इस पर आपको बताना। पहला कि देशों की घरेलू मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ा है। जब अमेरिका ने अपने फेडरल रिजर्व में उसके इंटरेस्ट रेट में वृद्धि की है तो दुनिया के जो मुद्रा हैं उनकी तुलना में अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ गया है। दूसरा, इससे चालू खाता घाटा का विस्तार हुआ है, तो चालू खाता घाटा देशों का बढ़ा है और शुद्ध आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि हुई। अब दो स्टेटमेंट हो गए, कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। पहले आपको समझ लेना होगा कुछ चीजें जो कि आपको जाननी चाहिए। पहला कि दुनिया अभी भी डॉलर सेंट्रिक व्यापार करती है, ठीक है। आपको अगर दुनिया में कोई भी दूसरे देश से कुछ सामान खरीदना होता है तो उस देश को आपको डॉलर देना होता है, वो आपकी लोकल करेंसी रेयरली ही एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे में अब सोचिए, थोड़ा इन्वेस्टर्स के दिमाग से सोचिए, एक इन्वेस्टर्स कहां ज्यादा इन्वेस्ट करे, किस देश के शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा या किस देश में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा जहां इंटरेस्ट रेट उसे ज्यादा मिलेगा या इंटरेस्ट रेट कम। तो इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करेगा जहां उसे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को पता है कि उन्हें डॉलर चाहिए। अगर अमेरिकी शेयर बाजार या अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दर कम रखता है तो क्या करेंगे इन्वेस्टर्स, ब्याज दर कम है, वहां पर इंटरेस्ट कम है, तो वहां से इन्वेस्टर्स को कम लाभ मिल रहा है, पैसा लगाने से इन्वेस्ट कम मिल रहा है, तो क्या करेंगे, वो पैसा निकाल करके दुनिया के वैसे बाजारों में निवेश करेंगे जहां पर कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जहां से उन्हें ज्यादा ब्याज मिले। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व ने अपने ब्याज दर में वृद्धि कर दी तो वो क्या करेंगे, दुनिया के अन्य देशों में जहां से उन्होंने पैसा लगाया है वहां से पैसा निकाल करके और अब कहां लगा देंगे, अमेरिका में लगा देंगे। ठीक है, क्यों अमेरिका में लगाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इससे होगा क्या कि दुनिया के अन्य देशों में अचानक से ही विदेशी मुद्रा की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि विदेशी जो निवेशक थे उन्होंने अपना पैसा वहां के शेयर मार्केट से निकाल लिया और वो अमेरिका के शेयर मार्केट में चले गए, तो विदेशी मुद्रा की अचानक से कमी पड़ जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टर्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वह भी कमजोर पड़ जाएंगी। औद्योगिक गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी तो जो प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट का वस्तुओं के दाम में वृद्धि होना ही तो मुद्रास्फीति कहलाता है, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। ठीक है, अब तो क्या हो जाएगी, देश की घरेलू मुद्रा के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा। अब किसी भी मुद्रा का मूल्य क्यों बढ़ता है, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। अब अमेरिकी डॉलर का डिमांड बढ़ गया क्योंकि इन्वेस्टर्स वहां निवेश करना चाह रहे हैं, तो वो अमेरिकी डॉलर का डिमांड बढ़ गया तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ेगा तो जो अन्य मुद्राएं हैं उनका मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देश की घरेलू मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ा है, यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब समझिए, जब औद्योगिक गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल करके अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स कम पड़ गए तो उद्योगों को धक्का लगा। तो औद्योगिक गतिविधियां जब कमजोर पड़ेंगी तो आप निर्यात कम कर पाएंगे क्योंकि आप प्रोडक्शन ही कम कर पा रहे हैं, तो आपका जो व्यापार का घाटा है वो बढ़ेगा, तो चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा। ठीक है, और शुद्ध आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि हुई है। और अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है, जैसे भारत क्या है, भारत को शुद्ध आयातक इकोनॉमी माना जाता है, मतलब कि भारत जितना निर्यात करता है उससे ज्यादा के मात्रा का आयात करता है। तो आप आयात कर रहे हैं, निर्यात कब कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको आयात करने के लिए क्या चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए, क्योंकि दुनिया से मंगा रहे हैं तो आपके पास विदेशी मुद्रा रहेगा तभी आप मंगा पाएंगे सामान। लेकिन इन्वेस्टर्स जो कि विदेशी मुद्रा आपके बाजार में निवेश किए थे
उन्होंने विदेशी मुद्रा निकाल लिया तो आपके पास विदेशी मुद्रा की कमी पड़ गई। तो शुद्ध आयातक अगर आप हैं तो विदेश से सामान मंगा पाएंगे? नहीं मंगा पाएंगे, तो यह समस्या भी आपके साथ हो जाएगी। तो आपके यहाँ शुद्ध आयात करने वाली अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि हो जाएगी, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप मंगा नहीं पाएंगे कोई प्रोडक्ट, तो अब उससे जुड़ा हुआ कोई और दूसरा काम नहीं हो पाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। और मुझे उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व के दर में अगर वृद्धि होती है तो इसके बारे में जितने डायमेंशंस हो सकते थे वो मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया सी। और बाकी सभी चीजें आप देख सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अगला है कि राशन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है जो धारक को भोजन, ईंधन या अन्य सामान के राशन का अधिकार है। इसके बारे में निम्नलिखित, तो राशन कार्ड के बारे में प्रश्न पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट, केंद्र सरकार द्वारा प्रति परिवार के लिए एक राशन कार्ड जारी किया जाता है। सेकंड, भारत में राशन कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तीसरा, अत्यधिक गरीबी स्तर के लोगों को आवंटित राशन कार्ड काले रंग का होता है, मतलब जो अत्यधिक गरीब होते हैं उनको जो राशन कार्ड दिया जाता है उसका रंग काला है। ठीक है, अब ये तीन स्टेटमेंट है, आपको इसका सही आंसर बताना है। सोच लीजिए आप लोग आंसर। ये आंसर भी आप लोगों ने सोच ही लिया होगा। आइए देखते हैं। पहला, कि राशन कार्ड लेना और नहीं लेना हमारे देश में स्वैच्छिक है, क्योंकि हर व्यक्ति सरकारी राशन का उपयोग नहीं करता। शहर में रहने वाले या फिर जो अमीर लोग हैं वो राशन कार्ड का यूज नहीं करते, वो बाजार से राशन स्वयं खरीद लेते हैं। ठीक है, राशन कार्ड वो यूज करते हैं जिनकी आय थोड़ी कम है और जिनको राशन की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो पहला तो स्वैच्छिक है। दूसरा, कि रियायती भोजन और ईंधन प्राप्त करने के लिए इसे यूज किया जाता है। रियायती का मतलब कि सरकार कम दाम पर, बाजार से कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराती है राशन कार्ड के माध्यम। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार एक कार्ड जारी किया जाता है, मतलब राशन कार्ड व्यक्ति के लिए नहीं जारी किया जाता है, किसके लिए जारी किया जाता है? परिवार के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, जारी कौन करता है? राज्य सरकार। ध्यान रखना है कि राशन कार्ड केंद्र सरकार जारी नहीं करती है, राशन कार्ड राज्य सरकारें जारी करती है। ठीक है, अगला, कार्ड तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंत्योदय कार्ड। यह जो होता है जो गरीबी रेखा से बहुत अधिक नीचे है, ठीक है, उनको कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड। ठीक है, सॉरी, अंत्योदय कार्ड। और दूसरा, तो ये बहुत अधिक गरीब हैं तो इनको कहते हैं अंत्योदय। तो अंत्योदय कार्ड का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। सेकंड होता है गरीबी रेखा से नीचे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड का कलर कैसा होता है? येलो होता है, पीला होता है। अगर आपके पास होगा तो आपको पता होगा। और तीसरा होता है एवो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर के लिए इसको, तो ये जो कार्ड बनता है ये ग्रीन कार्ड बनता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के कार्ड होते हैं। एक होता है जो कि अंत्योदय कार्ड होता है, जो लाल रंग का होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, मतलब जो बीपीएल कार्ड होता है वो पीले रंग का होता है, और जो एपीएल कार्ड होता है वो हरे रंग का होता है। तो ये सब तीन बातें आप लोगों ने देख ली। अब आइए इसको जान लेते हैं, आंसर क्या होगा। करें सही उत्तर चुनिए। तो पहला कि केंद्र सरकार प्रति परिवार के लिए एक कार्ड जारी किया जाता है, गलत है। कौन जारी करता है? राज्य सरकार। भारत में राशन कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। और अत्यधिक गरीबी रेखा मतलब अंत्योदय परिवार, उसके लोगों को आवंटित कार्ड काले रंग का होता है। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि जो होता है वो कैसा होता है? अंत्योदय कार्ड लाल होता है। तो आज हमने इतना जाना बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने अभी चर्चा की। आगे भी चूंकि भी हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे चलता रहेगा, आप लोग भी कमेंट में बताते रहे कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम और प्रोत्साहित होकर के आपको और बेहतर तरीके से इसको इंप्रूव कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।